हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में हम 29 ऑफ मई यानी कि 29 मई के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको करेंगे। उसी के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको समझेंगे और उनके बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के आज के मोटिवेशन के साथ। आज का मोटिवेशन क्या है? The pessimist sees difficulty in every opportunity and the optimist sees opportunity in every difficulty. जो निराशावादी हैं वो हर अवसर में कठिनाई ढूंढते हैं, लेकिन जो आशावादी लोग होते हैं वो हर कठिनाई में अवसर ढूंढते हैं और अपने आप को कामयाब बनाते हैं। ऐसा बोला है विंस्टन चर्चिल ने। इसी के साथ आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आपको सिंपली बताना है, ये जो भगोड़ा है आप इसको जानते होंगे, मेहुल चोकसी इसका नाम है। ये हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा से भाग गया था। तो फाइनली ये पकड़ा किस देश में गया था? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिका। डोमिनिका में ये पकड़ा गया था। अब एक बार पहले डोमिनिका के बारे में देख लेते हैं और एंटीगुआ और बारबुडा की एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहां पर ये है एंटीगुआ और बारबुडा और यहां पर है ये डोमिनिका। तो ये पकड़ा कहां पर गया है? ये डोमिनिका में पकड़ा गया है और ये रहता कहां था? एंटीगुआ और बारबुडा में। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब इससे बात कर लेते हैं कि कैसे इसने अपने भांजे के साथ मिलकर 13,500 करोड़ का घोटाला किया था। तो ये डोमिनिका है, ये मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं मैप में। ये देखिए, यहां पर ये पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आखिर मेहुल चोकसी वांछित क्यों है, यानी कि वांटेड क्यों है। इसने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर 13,500 का घोटाला किया था। अच्छा, अब नीरव मोदी इस वक्त तो लंदन में जेल में है, लेकिन जो ये चौकसी साहब है, मेहुल चोकसी, ये भारत से निकलने से पहले ही एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी इन्होंने। तो इसलिए अभी एंटीगुआ और बारबुडा में थे, लेकिन जब ये गए कहां पर? जब ये डोमिनिको में गए तो इनको वहां से पकड़ लिया गया है। अब ये कुछ फ्रॉडिस्टर्स हैं, जैसे ये मेहुल चोकसी हैं, ये भी भारत को फ्रॉड करके भागे हुए हैं। ये नीरव मोदी हैं, दोनों ने मिलकर 13,500 करोड़ का घोटाला किया है। इनके साथ साथ और भी काफी सारे फ्रॉडिस्टर हैं, जैसे ये ललित मोदी हैं, ये विजय माल्या है। विजय माल्या 9,000 करोड़ का घोटाला करके भागा है और जो ललित मोदी है वो 753 करोड़ रुपए का घोटाला करके भागा है और ये अब आराम से ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये देखिए, ये भी दो फ्रॉड है और एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉड है संजय भंडारी। रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ इनके कनेक्शन है। रॉबर्ट वाड्रा वही हैं जो कि प्रियंका वाड्रा के पति देव हैं, जो कि राहुल गांधी की बहन के पति हैं, यानी कि राहुल गांधी के कौन हुए? जीजा जी। तो ये काफी सारे फ्रॉड है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में इन पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। अब अगर बात चल रही है इन फ्रॉडस्टर की, तो आखिर इन्हें पकड़ा कैसे गया? तो इन्हें इंटरपोल की मदद से पकड़ा गया। तो आपको सिंपली बताना है कि येलो नोटिस जो है इंटरपोल जारी करता है, तो वो निम्नलिखित में से किस वजह से जारी करता है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। किसी भी मिसिंग पर्सन को ट्रैक करने के लिए वो येलो नोटिस जारी करता है। अच्छा, येलो नोटिस के साथ साथ फिर और भी कलर के नोटिस होंगे, जैसे रेड नोटिस हुआ, येलो हुआ, ब्लू हुआ, ब्लैक हुआ, ग्रीन हुआ, ऑरेंज हुआ एंड पर्पल नोटिस हुआ। तो ये उनके बारे में ब्रीफ है। और अभी जो मेहुल चोकसी को पकड़ा गया है तो वो रेड नोटिस मेहुल चोकसी के बारे में जारी किया था, इसीलिए उसको पकड़ा गया है। नीरव मोदी के बारे में भी रेड नोटिस जारी किया गया था क्योंकि वो दोनों वांटेड पर्सन थे। अब ये उनके बारे में ब्रीफ है। जितने भी नोटिस है आप इनसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ये देखिए, ये रेड नोटिस है नीरव मोदी का और ये रेड नोटिस है मेहुल चोकसी का। तो आप देखिए कितना नाम किया इन दोनों ने। खैर, अगर बात इंटरपोल की हो रही है तो इंटरपोल के प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग यांग। वाइस प्रेसिडेंट ये दो हैं और अभी अमेरिका की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी सीट अभी वैकेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? जो बाइडेन इज रिपोर्टेडली प्रिपेयरिंग टू नेम एरिक गारसेटी एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया। मिस्टर गारसेटी नाउ सर्व्स एज अ करंट मेयर ऑफ विच यूएस सिटी? जो बाइडेन कथित तौर पर एरिक गारसेटी को भारत में अगले राजदूत के रूप में नामित करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मिस्टर गारसेटी अभी किस शहर के
वर्तमान में मेयर हैं। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजलिस। जो एरिक गारसेटी हैं वो अभी फिलहाल लॉस एंजलिस के कौन है, मेयर है। द हिंदू का आर्टिकल, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली क्लियर्ड अ $200 million currency swap facility for Sri Lanka, becoming the first South Asian country to extend crucial financial assistance to the island nation this year? किस देश ने हाल ही में श्रीलंका के लिए $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है, जो इस वर्ष जो द्वीप राष्ट्र यानी कि जो श्रीलंका है उसको महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला देश बन गया है, पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। यह आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में $200 मिलियन की घोषणा मतलब ये देखिए यहाँ पर स्वैप फैसिलिटी दी है, स्वैप फैसिलिटी देने की घोषणा की है। अगर बांग्लादेश की बात हो रही है तो एक बार आप बांग्लादेश अभी याद आएगा कि कुछ ही दिन पहले ये पर कैपिटा इनकम के मामले में भी इंडिया से आगे आ गया था। तो बांग्लादेश की रैंक इंडिया से आगे है, इंडिया से पहले आती है इन पर कैपिटा इनकम। वहीं अगर हम 2007 की बात करें तो जस्ट हाफ दी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की इंडिया के मुकाबले। अब इंडिया और बांग्लादेश की बात हो रही है तो इंडिया का जस्ट पड़ोसी है और इंडिया के साथ सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। तो ये हमारा प्यारा भारत और ये है बांग्लादेश। ढाका यहाँ की कैपिटल है। अच्छा, ढाका यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है और अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट है। करेंसी क्या है यहाँ की, बांग्लादेशी टाका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश क्या केवल भारत के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? नहीं, भारत के साथ साथ ये यहाँ पर इस जगह यहाँ पर म्यांमार के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये चट्टोग्राम है और यहाँ पर सिद्धू बंदरगाह, तो इन दोनों में चाइना ने अपने पोर्ट को डेवलप किया है। चलिए, इसी के साथ साथ बांग्लादेश ने अभी हाल ही में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि इसने अपने पासपोर्ट में जो ये लिखते थे, ये जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इजराइल के अगेंस्ट हैं, वो लिखते थे दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज अदर देन इजराइल, मतलब पूरी वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो, केवल इजराइल में नहीं जा सकते। हालांकि ये सऊदी अरेबिया वगैरह नहीं लिखते, लेकिन ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं ये लिखते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, अब से इनके पासपोर्ट पे ये नहीं लिखा होगा। तो ये इजराइल के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन है, उसी के साथ साथ ये बांग्लादेश के लिए भी बहुत अच्छा डिसीजन है। अगला क्वेश्चन क्या है, द टेक जायंट अमेजॉन हैज एग्रीड टू बाई विच पॉपुलर मूवी कंपनी for 8.44 billion, giving the tech giant a vast library to further its ambition in streaming. टेक दिग्गज अमेजन ने किस लोकप्रिय फिल्म कंपनी को $8.45 बिलियन में खरीदने की सहमति व्यक्त की है, जिससे टेक दिग्गज को स्ट्रीमिंग में अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक विशाल पुस्तकालय यानी कि एक विशाल लाइब्रेरी मिल जाएगी। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, MGM स्टूडियो। ये वही स्टूडियो है जहां पर जेम्स बॉन्ड सीरीज भी बनी है और भी काफी सारी वर्ल्ड वाइड फेमस मूवी बनी है। आप इस लोगों से तो आप पहचान गए होंगे कि ये MGM कौन सी कंपनी है, कौन सा स्टूडियो है। हालांकि इस अमेजन के इस डिसीजन पर काफी ज्यादा इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक ट्वीट है, वेजोस इज न्यू बॉन्ड। अमेजन ने खरीद तो लिया है इतने में, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है। हालांकि अब ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि अमेजन इस चीज को कैसे कैश कराता है। आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया था, द नेम्स वेजोस, जेम्स वेजोस। अब आप यहां पर नाम देख लीजिए, जेम्स वेजोस, जबकि वो क्या है, जेफ वेजोस। लेकिन जेम्स बॉन्ड को कॉपी करते हुए उन्होंने क्या लिखा, जेम्स वेजोस। अच्छा, अभी हाल ही में मई के महीने में 2021 में जो जेफ वेजोस हैं वो अमेजन के सीईओ पद से हट जाएंगे, तो एंडी जेसी जो है वो अमेजन के नए सीईओ बनेंगे। ये अमेजन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ है। अमेजन के स्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, जेफ वेजोस। स्थापना हुई थी 1994 में, कहां हुई थी, वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर कहां है, सिएटल वॉशिंगटन
डीसी यूनाइटेड स्टेट में इसके क्या है हेडक्वार्टर्स। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू data provided by health ministry which state or union territory has received the highest number of covid-19 vaccine doses। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की खुराक मिली है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा वैक्सीन की खुराक मिली है। जो 22 करोड़ वैक्सीन प्रोवाइड की गई हैं, जितनी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें से सबसे ज्यादा किसको मिली है? सबसे ज्यादा मिली है उत्तर प्रदेश को। अच्छा अगर बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो क्यों ना एक बार उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ब्रीफ ये है, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ, चीफ और जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अच्छा आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी कौन है? गवर्नर। तो आनंदीबेन पटेल को हमें याद रखना होगा कि आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। अच्छा उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम भी है, एक दिनेश शर्मा है और दूसरे हैं केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर क्या है? कानपुर, और लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। कितने डिस्ट्रिक्ट है टोटल? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 2000 में यानी कि 9 नवंबर 2000 में जो हमारा पहाड़ी इलाका था उसमें से एक नया राज्य बनाया गया, उसको काटकर उत्तरांचल, जिसे अब क्या बोलते हैं? उत्तराखंड। अच्छा उत्तराखंड की अगर बात हो रही है तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ रांची सॉरी नहीं रावत, तीरथ सिंह रावत इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, और वीवी रानी मौर्य वहां की गवर्नर है। चलिए अब एक बार लोकेशन देखते हैं उत्तर प्रदेश की इन इंडिया। तो यहाँ पर ये है उत्तर प्रदेश। अच्छा ये उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है? तो यहाँ पर ये शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ, यहाँ पर ये शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ, इस जगह थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है झारखंड के साथ, और यहाँ पर ये शेयर करता है बिहार के साथ। सेम राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली के साथ भी यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है, और ये थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ, एंड द रिमेनिंग बाउंड्री ये शेयर करता है उत्तराखंड के साथ। इसके साथ साथ ये एक देश के साथ और अपनी सीमाएं शेयर करता है, वो देश है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ भी अपनी सीमाएं शेयर करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि IBF विल बी रिनेम्ड एज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया नाम हो जाएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है के माधवन, और ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। फ्रांस रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड इट्स रोल इन 1994 जेनोसाइड इन विच कंट्री? फ्रांस ने हाल ही में किस देश में 1994 में जो नरसंहार हुए थे उसमें अपनी भूमिका को मान्यता दी है और उस देश से माफी भी मांगी है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रवांडा। रवांडा से इन्होंने अभी अपोलोजाइज किया है, अपोलोजी तो गलत वर्ड होगा, इन्होंने फॉरगिवनेस मांगी है रवांडा की पीपल से कि हाँ हम मानते हैं कि फ्रांस की गलती थी, 1994 में जो नरसंहार हुआ था वो नहीं होना चाहिए था और हम इसे बचा भी सकते थे। हालांकि फ्रांस ने अपनी तरफ से कोई जेनोसाइड नहीं कराया था, ये रवांडा के ही पीपल थे जिन्होंने जेनोसाइड किया था। अब रवांडा की अगर बात हो रही है तो एक बार उसके बारे में ब्रीफ जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 1994 में करीब करीब 8 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था और इन्होंने आपस में ही किया था। तो सबसे 2 ट्राइब थी, एक ट्राइब के प्राइम मिनिस्टर थे और दूसरी ट्राइब पर ये आरोप लगा था कि उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मार गिराया है, उनके हेलीकॉप्टर पर हमला किया जिसमें कि वो मर गए। तो जो ये ट्राइब थी इसने जो दूसरी ट्राइब थी जो कि माइनॉरिटी थी उस पर हमला किया और वो पूरी जो ट्राइब थी उस पर काफी गंदे तरीके से नरसंहार किया और 8 लाख लोग मारे गए 1994 में। अभी के टाइम में अगर मैं बात करूं रवांडा की तो 1 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन है रवांडा की।
केवल 1,30,00,000 इस वक्त की पॉपुलेशन है, तो आप सोचिए उस वक्त करीब करीब 10% लोग मारे गए थे। यानी कि अगर 10 लोग हैं तो 10 में से एक का नरसंहार हुआ था। चलिए अब एक बार रवांडा के बारे में जान लेते हैं। तो रवांडा की बात करें तो रवांडा इज अ लैंडलॉक कंट्री। रवांडा एक लैंडलॉक कंट्री है। अच्छा, रवांडा एक कॉमनवेल्थ नेशन भी है, और रवांडा एक ऐसा नेशन है कॉमनवेल्थ का जिस पर ब्रिटिशर्स ने कभी भी राज्य नहीं किया है। अच्छा, रवांडा सेकंड ऐसा नेशन बना है कॉमनवेल्थ का जिस पर ब्रिटिशर्स ने कभी भी राज्य नहीं किया है। तो आप मुझे आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट नेशन कौन सा है, फर्स्ट कंट्री कौन सी है बिफोर रवांडा। अच्छा, रवांडा की अगर हम बात करें तो यहां पर ये देखिए, ये है रवांडा, एक बहुत ही छोटा देश है एंड कंप्लीटली लैंडलॉक कंट्री है। अच्छा, ये अपनी सीमाएं किस किस के साथ शेयर करता है, तो ये सीमाएं अपनी शेयर करता है युगांडा, तंजानिया, ब्रूंडी एंड डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ। लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल यहाँ की क्या है, किगाली। प्रेसिडेंट ये है, ये प्रेसिडेंट है, इनका नाम क्या है, पॉल कगामे। और जो पीएम है वो है दौड़े नरीगंडे। यहाँ की करेंसी क्या है, रवांडा फ्रैंक इज द करेंसी ऑफ रवांडा। अब एक बार इसको बड़े मैप पर देख लेते हैं। तो ये है बड़े मैप पर रवांडा, और यहां पर ये देखिए ये है किगली जो कि कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ रवांडा। चलिए, इमानुएल मैक्रो है और ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 8 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था। हालांकि फ्रांस ने इसमें डायरेक्टली कोई रोल नहीं था, बट हाँ उस टाइम पे जो 1994 में जो रवांडा में सरकार चल रही थी वो एक तरीके से फ्रांस की कठपुतली सरकार थी। तो अगर फ्रांस चाहता तो बिल्कुल इस जो नरसंहार था इसको वो रोक सकता था। चलिए एक बार फ्रांस के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रांस को ऑफिशियली हम बोलते हैं फ्रेंच रिपब्लिक, ये ऑफिशियल नेम है फ्रांस का। अच्छा, फ्रांस अपनी सीमाएं किसके साथ शेयर करता है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी और उसके साथ साथ ये स्विट्जरलैंड, मोनाको और इटली के साथ शेयर करता है अपनी बाउंड्री। और एंडोरा और स्पेन के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पेरिस जो है वो कैपिटल है फ्रांस की और लार्जेस्ट सिटी भी है। अच्छा, ये जो मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं इनके अलावा फ्रांस की अगर हम ओवरसीज टेरिटरी की बात करें तो फ्रांस बहुत सारे देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। प्रेसिडेंट है यहाँ के इमैनुअल मैक्रो एंड जीन कैस्टेक इज द प्राइम मिनिस्टर, और यूरो यहाँ की करेंसी है। अब ये अगर हम यूरोप का मैप देखें तो यहाँ पर ये देखिए ये है फ्रांस, ये अपनी सीमाएं किसके साथ शेयर करता है, तो देखिए यहाँ पर ये शेयर करता है स्पेन के साथ, इस जगह ये शेयर करता है इटली के साथ, यहाँ पर ये शेयर करता है स्विट्जरलैंड के साथ, यहाँ पर ये शेयर करता है जर्मनी के साथ, यहाँ पर ये शेयर करता है लग्जमबर्ग के साथ, और यहाँ पर ये शेयर करता है बेल्जियम के साथ। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच यहाँ पर ये सेपरेट होता है इंग्लिश चैनल से। तो ये जो चैनल है, ये जो चैनल है इसको हम बोलते हैं क्या, इंग्लिश चैनल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नेम द ऑफिशियल हु इज लीडिंग द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द होम मिनिस्ट्री ऑन द रिफॉर्म्स टू आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो हेट स्पीच है उसके बारे में जो कानून था उसको उसमें बदलाव के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक पैनल का गठन किया है। तो आपको सिंपली उस अधिकारी का नाम बताना है जो उस समिति का नेतृत्व कर रहा है। ये आपके ऑप्शन है, द करेक्ट आंसर इज टी के विश्वनाथन। जो टी के विश्वनाथन है वो उस समिति का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड इट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ विच ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ब्लैक फंगस डिजीज पेशेंट्स। दिल्ली उच्च न्यायालय ने काले कवक यानी कि काले फंगस रोग के रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा के शुल्क, जो दवा का शुल्क है उसको मुक्त आयात यानी कि जो आयात पर जो शुल्क लगता है वो एकदम फ्री हो जाएगा, उसके लिए अनुमति दी है। तो किस दवा के लिए ऐसा किया है, ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी के आयात पर शुल्क मुक्त अब रहेगा, यानी कि जो आयात रहेगा वो शुल्क मुक्त रहेगा।
ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार को थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द ब्यूरोक्रेट who was recently appointed commerce secretary of the commerce secretary in the government of India। उस नौकरशाह का नाम बताइए जिसे हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया था। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, VVR सुब्रमण्यम। अच्छा, अगर कॉमर्स यानी कि वाणिज्य से रिलेटेड बात हो रही है तो मैंने आपको कल बताया था कि पहला वाणिज्य दूतावास भारत ने अपना पहला वाणिज्य दूतावास किस शहर में खोला है, मतलब उस शहर में अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोला है। तो करेक्ट आंसर है जो हमारा प्यारा भारत है, यहां पर लक्षद्वीप समूह है और उसी के नीचे जो मालदीव है वहां का जो अड्डू सिटी है वहां पर अपना भारत ने उस शहर में पहला वाणिज्य दूतावास खोला है। अच्छा, ऐसा क्यों किया भारत ने? तो जो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी थी उसको काउंटर करने के लिए ऐसा किया है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार को थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एट द स्टार्ट ऑफ चाइनीज मूवमेंट एट द एंड ऑफ 19th century द Jews in Palestine made up about this percentage of the population in 1882 and the Palestinians were the remaining। आपको सिंपली ये बताना है कि 19th century के स्टार्टिंग में यानी कि इन 1882 जो ज्यूज पॉपुलेशन थी पैलेस्टाइन में वो कितनी थी और पैलेस्टीन पॉपुलेशन थी पैलेस्टाइन में उस वक्त वो कितनी थी। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर आप बिलीव नहीं करेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। केवल 3% ज्यूज थे इन 1882 एंड द रिमेनिंग 97% आर पैलेस्टीनियंस। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो करंट सिनेरियो में 80% बोलना तो गलत रहेगा, 74% कौन है? ज्यूज हैं, करीब करीब 18% पैलेस्टीनियंस हैं एंड रिमेनिंग क्रिश्चियंस एंड अदर्स हैं। तो इस टाइम अगर मैं बात करूं तो आप सोचिए कि पैलेस्टीनियन का किस हिसाब से नरसंहार कह सकते हैं या फिर उनको वहां से हटाया गया है। बट अगर ज्यूज हैं, अगर मैं ज्यूज की बात करूं तो उनके साथ भी तो बहुत गलत हुआ है। तो और उन्होंने ऐसा भी नहीं है कि उन्हें भगाया ही है पैलेस्टीन को, इन्होंने क्या किया, पैलेस्टाइन में ज्यूज ने सबसे पहले प्रॉपर्टी वहां पर वाई की। तो एक तरीके से देखा जाए तो ज्यूज गलत नहीं है और पैलेस्टीनियन की जो जमीन थी वो अरब वाले ही वहां पर राजी करते थे। तो अरब वालों ने खुद जो ज्यूज थे यानी कि जो इजराइल के वासिंदे थे उनको बेची थी, उनको महंगे रेट पर बेची थी। तो एक तरीके से ज्यूज भी सही है और एक तरीके से पैलेस्टीनियन भी सही है। चलिए एक बार बात करते हैं इजराइल की। अगर इजराइल की हम बात करें तो यहाँ पर आप एक चीज से कभी भी कंफ्यूज मत होना, अकॉर्डिंग टू इजराइल वहां की कैपिटल जेरूसलम है, बट अकॉर्डिंग टू इंडिया तल अवीव इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। तल अवीव इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, तेल अवीव ही इजराइल की कैपिटल है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको तेल अवीव ही आंसर करना चाहिए। अच्छा, इजराइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इजराइल के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में जान लेते हैं। तो ये है प्रेसिडेंट रियूवेन रेवलिन और ये है वहां के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने अभी हाल ही में गाजा पर जो बमबार्डमेंट की थी उस पर शांति विराम लगा दिया है। अच्छा, इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल इज द करेंसी ऑफ इजराइल। इजराइल किन किन देशों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है? तो यहाँ पर ये शेयर करता है इजिप्ट के साथ, यहाँ पर ये शेयर करता है जॉर्डन के साथ, सीरिया की है, ये गोलान हाइट जो है वो सीरिया की है जैसे कि इजराइल ने कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पर ये शेयर करता है लेबनान के साथ और ये बहुत छोटी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, मतलब जो मैंने ये आपको बाउंड्री बताई है इसमें सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट है ये शेयर करता है लेबनान के साथ और यहाँ पर ये शेयर करता है सीरिया के साथ। तो यह सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? सीरिया के साथ। अच्छा, ये इराक के साथ क्या अपनी सीमाएं शेयर करता है? क्या जो इजराइल है वो इराक के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है? तो ना तो ये इराक के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है, ना ही ये ईरान के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। अगर मैं मैरीटाइम बॉर्डर की बात करूं तो यहाँ पर इस जगह साइप्रस है, तो ये अपना मैरीटाइम बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? साइप्रस के साथ। अच्छा, गाजा स्ट्रिप तो ये पैलेस्टाइन का ही पार्ट है, बट एक तरीके से देखा जाए तो ये इजराइल ही है पूरा। हालांकि यहाँ पर ये जो एरिया है ये गाजा स्ट्रिप है जो कि पैलेस्टाइन का पार्ट है और यहाँ पर कहीं
बहुत छोटे से पार्ट में केवल अब पैलेस्टाइन बचा है। चलिए एक बार ब्रॉडर मैप आप इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बिफोर दैट यहाँ पर ये देखिए ये डेड सी है, मृत सागर, और यहाँ पर ये अपनी सीमाएं शेयर करता है। यहाँ पर मतलब डिवाइड है पूरा मृत सागर जो है, ये देखिए हाफ मृत सागर आता है इजराइल के एरिया में और आधा आता है जॉर्डन में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग हाउस इज द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है वो निम्नलिखित में से किस बिल्डिंग में है, यानी कि किस इमारत में है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, निर्माण भवन। जो निर्माण भवन है उसी में भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अच्छा अगर मैं बात करूं जो शास्त्री भवन है उसी में बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, कल्चर मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। ये सारी की सारी कहाँ आती है, शास्त्री भवन में। तो उसी के साथ आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ये सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, ये जो नया संसद बन रही है, ये सारी वहां पर शिफ्ट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इसरो। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT हैज ऑर्डर्ड द liquidation of a company while declaring that it was not only cooperation in a fraudulent manner but also restored fraudulent activities in a relation to its 2005 controversial contract to get bandwidth from Antrix Corporation। अच्छा ये जो Antrix Corporation है ये इसरो की ही एक कमर्शियल आर्म है, यानी कि इसरो का ही एक कमर्शियल पार्टनर है। तो उस कंपनी का नाम बताना है, उस फ्रॉड कंपनी का नाम बताना है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने यह घोषणा करते हुए कहा कि एक कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया है कि यह न केवल कपटपूर्ण तरीके से निगम था बल्कि जो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन है इसरो का जो वाणिज्यिक है उससे बैंडविड्थ प्राप्त करने के लिए अपने 2005 के विवादास्पद अनुबंध के संबंध में धोखाधड़ी गतिविधियों को भी बहाल किया था। उस कंपनी का नाम बताना है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर क्या है, देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो जो देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसी के लिक्विडेशन का ऑर्डर दिया है NCLT ने। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार को थ्रू जरूर कीजिएगा। अब बात अगर इसरो से रिलेटेड हो रही है तो उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। फाउंडर है इसके विक्रम साराभाई एंड करंटली इसके चेयरमैन कौन है, के सिवान। अच्छा इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। एक बार नासा के बारे में भी जान लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा। वाशिंगटन डीसी में इसकी हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। स्टीव जॉर्जिक इज द चेयरमैन ऑफ नासा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 28। 28 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड। ये आपके ऑप्शन है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेन हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेन हेल्थ मनाया जाता है 28 मई को। इसी के साथ साथ और क्या मनाया जाता है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है उसको भी मनाया जाता है। अच्छा इंडिया में क्या है, इसके बारे में बोलने से लोग कतराते हैं, बट ये कुछ गलत नहीं है, ये होता है हर किसी महिला के होता है, तो इसके बारे में बात करने में बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट ये तो हम लोगों को खुद आगे आके बोलना चाहिए कि अगर कोई परेशानी है तो हमको उनकी मदद भी करनी चाहिए। एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन होना प्रॉब्लम नहीं है, बट हाइजीन का गलत होना, अगर वो हाइजीनिक नहीं है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो परेशानी है। तो इसके बारे में हमें बात करने से कतराना नहीं चाहिए। तो ये यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है। तो इसके बारे में ब्रीफ है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अच्छा थीम क्या था,
थीम है एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। ये है थीम ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। अच्छा, इसी के साथ साथ 28 मई को एक चीज और आती है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे दामोदर सावर, वीर दामोदर सावरकर, उनका जन्म मतलब उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके उनको उनकी जो जयंती थी उसकी शुभकामनाएं दी हैं। अच्छा, जो वीडी सावरकर है, इन्हीं को बोला जाता है फाउंडर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व। चलिए, सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस, अगर आपने इस ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।